डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, जिसमें एग्जांपल बताया था मैंने कौन? इंडिया, इंडिया एग्जांपल बताया था। उसके बाद उसमें तुम्हें कौन सी चीज देखने को मिल रही है एक्सपेंडिंग में? सर प्री रिप्रोडक्टिव, क्या? प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर पूछा है तो सबसे कम किसका? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट था मेरे पास कौन सा? स्टेबलाइजिंग, कौन सा था? स्टेबलाइजिंग, जो डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जर्मनी, नॉर्वे, दो एग्जाम्पल बताए थे मैंने। उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव दोनों, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव दोनों की क्या इक्वल होते हैं, नंबर्स उनकी जो पॉपुलेशन का होता है वो लगभग सेम होता है, एक्यूरेट सेम होता है। उसका एक कर्व बनता है, कौन सा? वेल शेप कर्व। कैसा बनता है? वेल शेप कर्व, जिससे मंदिर की अपनी घंटी होती है उसके आकार के जैसा कर्व बनता है, वेल शेप कर्व बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास डिक्लाइनिंग, कौन सा? डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में अपन ने क्या बताया था? रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होंगे, पोस्ट और प्री, यानी प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या होंगे? कम होंगे। किसके कंपेयर में? रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के कंपेयर में। एग्जांपल यूएसए एंड यूके, डेवलप्ड कंट्रीज विद हाई कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलप्ड कंट्री विद हाई कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऐसी कंट्रीज जो पूरी तरह विकसित हैं बट वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऐसी कंट्रीज में कौन पाया जाता है? कौन किस प्रकार का इस डिस्ट्रीब्यूशन? डिक्लाइनिंग नेचर का। किसका? डिक्लाइनिंग नेचर का। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आज पढ़ेंगे टॉपिक, हेडिंग लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या लिखना है? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी? किसी को कुछ पता हो इसके बारे में? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? हाँ, यानी एक फिक्स एरिया होना चाहिए और उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ पीपल रह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी। सीधी सीधी एक डेफिनेशन बताऊं सबसे सिंपल, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिव्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, व्यक्ति विशेष का वह समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रह रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा? जनसंख्या घनत्व कहूंगा। अब एरिया डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरह से मेजर कर रहा हूँ, मैं किलोमीटर में ले रहा हूँ, माइल्स में ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई और मेरे पास पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। बाकी ये चीज फिक्स रहेगी कि वो एरिया क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, फिक्स रहेगा। उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल्स भी जो रहेंगे उनकी डेंसिटी उसके हिसाब से निकल के आ जाएगी, उसको बोलता हूं मैं जनसंख्या घनत्व। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो अपन जनसंख्या घनत्व देखने के लिए किसकी कैलकुलेशन करते हैं? नंबर्स की। अरे नंबर्स काउंट करते हैं, पीपल के नंबर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पीपल का नंबर देख रहे हैं। बट आपको पता है कि इस जोग्राफिकल एरिया में, एक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो कई जगह पर, यानी कई ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास रहेंगे जहां पर मैं उनकी नंबरिंग ना करके, उनकी काउंटिंग ना करके, उनके एरिया के हिसाब से देखता हूँ, उनके वेट के हिसाब से देखता हूँ, और उनके कुछ अलग जो चीज प्रेजेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको देखता हूँ। यानी कि उस जगह पर नंबरिंग मेरी एक्यूरेट डेंसिटी नहीं देती। अरे बात समझ में आ गई क्या? कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं यानी अपवाद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हेडिंग क्या लिखोगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिव्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिव्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको मैं क्या कहता हूँ? पॉपुलेशन डेंसिटी कहता हूँ, जनसंख्या घनत्व कहता हूँ। ठीक है भाई, व्यक्ति विशेष का वह समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में
रहता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व करते किससे? बाय द काउंटिंग ऑफ नंबर्स। किससे करते हैं अपन? बाय द काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर, इंडिविजुअल्स नंबर, प्रत्येक इंडिविजुअल की काउंटिंग करके अपन करते हैं। बट कई जगह पर, बट 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 मेनी टाइम्स इट गिव्स फॉल्स रिकॉर्ड। कई जगह पर मेरे को ये सही रिकॉर्ड नहीं देता। एग्जाम्पल देखो, उसका एग्जाम्पल बनियान ट्री, बरगद का पेड़, बनियान ट्री एंड पार्थेनियम, पार्थेनियम ग्रास। गाजर घास का नाम सुना है? अरे सुना है क्या? गाजर घास, पार्थेनियम, कैरेट, ठीक है, पार्थेनियम ग्रास, आपने सुना है, देखा है, नहीं देखा है? ठीक है, आपको ये चीज पता चले बनियान ट्री। अब मुझे पता है जो बरगद का पेड़ होता है वो नंबर्स में एक है, बट उसने एरिया बहुत सारा ऑक्यूपाई कर रखा है। सपोज करो मेरे पास 2 बीघा का एरिया है, कितना? 2 बीघा, उसके अंदर टोटल 10 ही बरगद के पेड़ आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10 ही बरगद के पेड़। बट उसने उन 10 पेड़ों ने 2 बीघा से भी ज्यादा एरिया को कवर कर रखा है। अब मैं डेंसिटी किस हिसाब से कैलकुलेट करूं? नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेट करूं या फिर उसके बायोमास के एरिया के हिसाब से करूं? तो बायोमास ना देखे हम उसको देखें उसने कितना एरिया कवर कर रखा है। क्या देखेंगे उसमें? कितना एरिया कवर कर रखा है। किसमें आ जाएगा? बनियान ट्री में। अरे तुम, पार्थिनियम ग्रास है, चलो बनियान ट्री मान लिया, आप कैलकुलेट कर लोगे, घास को गिन सकते हो क्या? उससे कैसे पता चलेगा इसने कितना क्षेत्र कवर कर रखा है या फिर इसका जैव मास कितना है? अरे बता सकते हैं उससे इसका जैव मास कितना है, इसका बायोमास कितना है और इसने कितना क्षेत्र कवर कर रखा है। उस हिसाब से मैं इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इजीली मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या देखोगे आप? अरे यहाँ क्या देखोगे? बायोमास। क्या देखोगे? बायोमास। ठीक है, जैविक भार। और इधर कवर एरिया, यानी कितना एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे आपको पता है फिश, अरे मछलियां, कैसे पता करोगे इनकी डेंसिटी? कोई पॉन्ड है या फिर कोई रिवर है, गिनने बैठोगे क्या? नंबर से कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो फिश को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिश को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अपन जान लेंगे एक सिंगल कैच में कितनी फिश आ रही है। अगर बहुत ज्यादा आ रही है मतलब उस जगह डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और कम आ रही है मतलब उस जगह डेंसिटी कम है। यानी एक सिंगल कैच में कितने नंबर ऑफ मछली पकड़ी गई, कितनी कैच की गई। बात समझ आ गई? कैचिंग द फिशेज इन सिंगल कैच। ठीक है, वो नंबर जिसमें मैं मछली को कैच कर रहा हूं, अगर वो जितना ज्यादा आएगा उस जगह की डेंसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सिंगल कैच में कितनी मछली आ रही वो दिखाएगा फिश की डेंसिटी को। तीसरा एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, जीवाणु। अरे काउंट कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बैक्टीरिया काउंट नहीं हो सकता, उसकी कॉलोनीज काउंट हो सकती है। क्या हो सकती है? उसकी कॉलोनीज काउंट हो सकती है। तो बाय द काउंटिंग ऑफ कॉलोनीज, इनकी कॉलोनीज को काउंट करके, बाय काउंटिंग ऑफ देयर कॉलोनीज, उनकी जो कॉलोनीज होती हैं उन कॉलोनीज को काउंट करके मैं इसकी क्या बता सकता हूँ? डेंसिटी बता सकता हूँ, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास टाइगर। टाइगर की हम देखते हैं पग मार्क से। किससे देखते हैं? पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट। ठीक है, उनके जो पग मार्क्स होते हैं, ठीक है, उनकी नंबरिंग होती है, पग मार्क्स होते हैं पैरों के निशान,
और फीकल पैलेट, ठीक है, उस हिसाब से मैं इनकी डेंसिटी देखता हूँ। बात समझ में आ गई? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? ह्यूमंस के लिए बाय द नंबरिंग काउंट करके करते हैं, एक्यूरेट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मैं नंबरिंग के ज़्यादा इन चीज़ों को प्रीफर करता हूँ। नोट डाउन करो। हेडिंग लिखो, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। अब आपने देखा कि अलग अलग जगह की आपने डेंसिटी क्या करी, कैलकुलेट करी, अलग अलग जगह देखा। अब मुझे एक बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ उस जगह पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कम ग्रोथ हो रही है, इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा? डेंसिटी। अरे डेंसिटी तो बताएगी। अगर किसी जगह पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उसको कौन बताएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ। बता सकते हो बिल्कुल कि पॉपुलेशन डेंसिटी ही एक्सप्लेन करती है किसको? पॉपुलेशन ग्रोथ को। हेडिंग लिखो, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपको पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा पैरामीटर है, स्टैटिक या डायनामिक? एक फिक्स रहता है या फिर चेंज होता रहता है? अरे स्थिर रहता है या बदलता रहता है? बताओ भाई। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा पैरामीटर है, स्टैटिक और डायनामिक? डायनामिक। ऑब्वियस सी बात है, टाइम के साथ चेंज होता है। अरे होता ही नहीं होता, समय के साथ चेंज होता है। तो पॉपुलेशन कैसा पैरामीटर है? डायनामिक पैरामीटर है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा पैरामीटर है? डायनामिक। यहां मैं लिख देता हूं, पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर, ठीक है। स्टैटिक पैरामीटर, स्थिर नहीं है ये, ठीक है भाई, स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। कैसा पैरामीटर है ये? डायनामिक पैरामीटर है। इट्स ए डायनामिक पैरामीटर। डायनामिक पैरामीटर का मतलब क्या होता है? चेंजेस विद टाइम।
चेंज विद टाइम, जो किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज, समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि मैं किसी पॉपुलेशन ग्रोथ को देखने के लिए सबसे पहले उसके अंदर क्या चीज देखूंगा, कि सबसे पहले मैं एक एरिया लेता हूं। क्या लेता हूं, सबसे पहले मैं एक एरिया। सपोज करो मैंने ये एक एरिया लिया, ये एक मैंने फिक्स क्षेत्र कर दिया, ये एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया है। क्या है ये फिक्स जोग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र। अब आपको पता है इस क्षेत्र के आसपास, यानी इस क्षेत्र में बर्थ भी हो रहे हैं, अरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, डेथ भी हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, और इसमें से कुछ पीपल माइग्रेट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ माइग्रेट भी कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, वो इमाइग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इमाइग्रेशन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में उत्प्रवासन। क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन, यानी इमाइग्रेट भी कर रहे हैं और कुछ आ भी रहे हैं, यानी इमिग्रेशन भी कर रहे हैं। अरे बात समझ में नहीं आई, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन, इसको बोलते हैं क्या, आप्रवासन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, आप्रवासन। यानी आपको पता चला कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ को देखने के लिए मुझे पहले इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि इस फिक्स एरिया में कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। ये चीज मुझे पता चलेगी, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि किसी एक क्षेत्र की इस टाइम टी पर पॉपुलेशन ये होगी। मैं आपको कहता हूं कि आज, ठीक है, आज इस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ भी मान लो, पॉपुलेशन डेंसिटी मानो इसकी एक्स है। ठीक है, इसकी कितनी, एक्स। इस पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बात चल रही है, इसको मान लिया मैंने एन, एक्स थी, इसको क्या माना मैंने, एन है ये। एन किस टाइम पर, एक जीरो टाइम पर। जीरो टाइम कौन सा मान रहे हैं, आज वाला टाइम, अरे टी जीरो, आज में एकदम। आज से मुझे 2 साल बाद, कितना, 2 साल बाद इस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना है, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखना है। उसको देखने के लिए मैं एन टाइम टी लूंगा। क्या लूंगा, ये टाइम टी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, टी टाइम। ठीक है, एक टी टाइम पर मैं उसको देखूंगा, तब मुझे इसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। और वो चेंज मुझे कहां से देखने को मिलेगा, सर पहले मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर बर्थ कितना, डेथ कितना, इमाइग्रेशन कितना और इमिग्रेशन कितना। ये चारों चीजों के बारे में मुझे पता होगा, यानी आप कह सकते हो कि इस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इन चीजों से डिसाइड हो रही है। बात समझ में आ गई। तो लिखो, देखो कैसे देखेंगे। मैं एक पहले एक क्षेत्र बना लेता हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, क्या बनाता हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये पॉपुलेशन डेंसिटी एन है। अरे है नहीं है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी एन। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें कोई भी चीज है जो इफेक्ट हो रही है वो कहाँ से होगी, वो देखते हैं अपन। कि कोई भी अगर इसमें इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, यानी कोई चीज इसमें आके ऐड हो रही है, कोई चीज यहाँ से निकल रही है और कोई चीज यहाँ से निकल रही है, ऐसे देखेंगे अपन। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई। तो बताओ मुझे, इसमें जो आते हुए दिख रहे हैं यानी इस पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। इंक्रीज कौन करेगा, बर्थ रेट। बर्थ रेट और इमिग्रेशन, कौन इंक्रीज करेगा, बर्थ रेट और इमिग्रेशन। तो बर्थ रेट मैंने ये लिखा, चलो इधर लिखते हैं अपन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसको आप्रवासन। ठीक है भाई, आप्रवासन। इसके जस्ट अपोजिट कौन होगा, इमाइग्रेशन। कौन होगा इसके जस्ट अपोजिट, इमिग्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उत्प्रवासन। क्या बोलेंगे, उत्प्रवासन। ठीक है, इधर क्या आएगा, बर्थ। कौन आएगा, बर्थ रेट। बर्थ रेट जिसको कहते हैं अपन क्या, नेटेलिटी। क्या कहते हैं, नेटेलिटी। अगर आप भूल जाओ
तो याद करने का तरीका बता दूंगा, बर्थ रेट इधर आएगा, डेथ रेट कौन आएगा, डेथ रेट, यानी डेथ रेट को बोलते हैं मोर्टेलिटी, क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी सॉरी, आर आएगा मोर्टेलिटी। अब आप याद कैसे रख सकते हो, एन मतलब नई बर्थ, एम मतलब मरे, डेथ, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, नेटलिटी यानी बर्थ रेट, पता चल गया, एन मतलब नई, एम मतलब मरे यानी डेथ। अरे समझ आएगा कि ये मेरे एक पॉपुलेशन डेंसिटी है जो किसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, अरे किसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, इन 4 फैक्टर की वजह से अफेक्ट हो रही है, बात समझ में आई, अरे आई या नहीं आई, कुछ समझ में तो पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। अब देखो, इसको मैं एक शॉर्ट नाम से इनको नोट कर लेता हूं, जब इसका एक फॉर्मूला अपन देखेंगे, इसको मान लेता हूं मैं आई, इसको मान लेता हूं मैं क्या, एन, ठीक है, नेटेलिटी, इसको मान लेता हूं मैं एम, मोर्टेलिटी, और इधर ई, ठीक है। अब देखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी, मैं आपको बता रहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम पर मैं एन टी टाइम पर देखूंगा, किस टाइम पर देखूंगा, टी टाइम पर, किस पे देखूंगा, टी टाइम पर। इस टाइम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कौन सी है, अरे एन जीरो, 1-2 साल बाद में देखूंगा वो एन, एन किस पे आएगा, टाइम टी पर, यानी एन जीरो इसमें रहेगा, प्लस अब किसको ऐड करना है अपने को, बड़ा कौन रहा है, बी प्लस आई, अरे इसको बी भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं दोनों लिख देता हूं, बी ऑब्लिक एन प्लस आई, घटाएगा कौन, कौन घटाएगा, अरे घटाएगा कौन, एम प्लस ई, ये हो गया। ये मुझे देखने को मिला एक एन टाइम टी पर जो पॉपुलेशन, ये एन टाइम क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल स्टेज, पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल टाइम, किस टाइम पर है ये, इनिशियल टाइम पर है। अरे बात समझ में आ गई क्या, आ गई या नहीं आई, आगे बात समझ में, पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं इस तरह से देख सकता हूं। अब आपको पता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये कॉलोनी आज ही बसी है कोई, ये तो पहले से कोई सपोज करो आज एक नई कॉलोनी बसी है, ठीक है, जैसे अपन कहीं प्लॉटिंग वगैरह करवाते हैं, एक नई कॉलोनी बसती है वहां पर, यार इस जगह पर एक नया एरिया बन गया, एक नई कॉलोनी बन गई, उस जगह पर मुझे बताओ इन चारों में से, इन चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उस कॉलोनी की पॉपुलेशन डेंसिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, इमाइग्रेशन यानी आने वाले लोग, ठीक है, इमाइग्रेशन इज मोर कंट्रीब्यूट देन बर्थ रेट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इफ ए न्यू कॉलोनी इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अगर एक कॉलोनी या फिर एक बस्ती अभी कुछ समय पहले ही उस जगह पर बसी है, उस जगह पर रहने लगी है, उस जगह पर बर्थ रेट के ज्यादा, बर्थ रेट के बजाय किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, इमाइग्रेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वो लोग अभी वहां पर अडेप्ट होंगे, उनके, क्योंकि आपने को पता है गेस्टेशन पीरियड का टाइम कितना रहता है, 9 मंथ्स, तो एट लीस्ट 9 मंथ तो मुझे वेट करना पड़ेगा, यानी लगभग 1 ईयर हो गई मुझे उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज देखने के लिए, लगभग मुझे 1 साल का वेट करना पड़ेगा। बट उसके अलावा क्या हो जाए, 4 मकान और बन जाए, 2 फ्लैट और बन जाए, ठीक है, उतनी पॉपुलेशन बर्थ नहीं करेगी, इतनी पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, आप्रवास कर जाएगी, इमाइग्रेशन कर जाएगी, यानी बाहर से आके वहां पर रहने लग जाएगी। अगर वो बाहर से आके पॉपुलेशन रहने लगेगी तो वहां पर मुझे डेंसिटी चेंज तुरंत देखने को मिल जाएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या, तो नोट डाल के लिखना है इसको, मैं लिख देता हूं कहीं इधर ही, ठीक है, नोट, फर्स्ट लिखना इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन एन, एन का मतलब क्या है, डेंसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द डेथ एंड बर्थ रेट, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर वो चल रही है तो, और अगर वो,
ठीक है, सेकंड नोट इधर लिख रहा हूं, अगर इफ न्यू कॉलोनी इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, उस जगह पर कौन ज्यादा अफेक्ट करेगा, इमाइग्रेशन इज मोर कंट्रीब्यूट, ठीक है, इमाइग्रेशन इज मोर कंट्रीब्यूट देन मोर कंट्रीब्यूट देन बर्थ रेट। अरे समझ आ गई क्या, समझ आई या नहीं आया, आगे अच्छे से समझ, नोट डाउन करो इसको, ये लिख लिया था क्या, देखो क्या बात हो गई।
अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं इनके अलावा। ठीक है, ये डेंसिटी पर वो डाल रहे हैं इफेक्ट, बट इसके अलावा और भी होते हैं। तो लिखो फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कौन सा? फूड अवेलेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता। दूसरा स्पेस फॉर शेल्टर, आवास। तीसरा एडवर्स वेदर। और चौथा होता है टाइम। ठीक है, टाइम चेंजेस, समय का बदलाव। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कैसे अब आप देखो कैसे अफेक्ट करते हैं। फूड अवेलेबिलिटी, आप मानते हो कि अगर ये मेरे पास कोई कॉलोनी है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, ये एक फॉरेस्ट है, एग्जांपल लेते हैं, एक फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट में हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म रहता है, लोअर ट्रॉफिक लेवल से लेके हाइयर ट्रॉफिक लेवल के, मतलब उस लेवल तक के सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यानी एक छोटे जीव से लेकर जो सबसे बड़ा जीव है, लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाइयर ट्रॉफिक लेवल, हर प्रकार के जीव प्रेजेंट है। सपोज करो अगर लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है, नीचे लघु स्तर के जो जीव है वो खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं प्रीडेशन प्रेशर की वजह से। किस वजह से? प्रीडेशन प्रेशर की वजह से। उनको बहुत ज्यादा खा गए तो खत्म हो गए। तो अब अपर कैटेगरी वाले जो जीव हैं, अपर कैटेगरी वाले जो हाइयर ट्रॉपिक लेवल पे, कौन, जैसे लायन है, ठीक है, और शियार है, गीदड़ है, ये सारे जो अपर लेवल के हैं, अब ये क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे? मरेंगे नहीं मरेंगे। इसीलिए जो प्रीडेशन होता है वो प्रूडेंट नेचर का होता है, विवेकशील नेचर का होता है। इकोलॉजी में आगे पढ़ेंगे ना अपन, प्रूडेंट, ठीक है, किस नेचर का होता है? प्रूडेंट नेचर का होता है। प्रीडेशन इज प्रूडेंट इन नेचर। इसलिए प्रीडेशन जो होता है, भक्षण होता है, वो किस नेचर का होता है? विवेकशील नेचर का होता है। इकोलॉजी यह कहती है। एक फैक्टर और इसमें काउंट हो जाएगा, कौन सा? प्रीडेशन प्रेशर। कौन सा हो जाएगा भाई? प्रीडेशन प्रेशर। प्रीडेशन प्रेशर, भक्षण दबाव। ठीक है, और अगर उस फॉरेस्ट में अपर ट्रॉफिक लेवल शुरू से है ही नहीं, ठीक है, तो अब जो नीचे वाली लोअर ट्रॉफिक लेवल के जीव हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगेन अपने को वहां पर डेंसिटी यानी ग्रोथ में चेंज देखने को मिला। अब वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यानी कि बाय द चेंजिंग ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके चेंज होने की वजह से उस एरिया की, उस फिक्स स्पेस की पॉपुलेशन डेंसिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यही चेंजेस मुझे उन बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के अलावा ये जो जर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स एरिया की, एक फिक्स जोग्राफिकल क्षेत्र की पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इसी के आधार पे मुझे ग्रोथ मॉडल देखना होता है। जो ग्रोथ मॉडल आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है एक्सपेंडिंग और एक होता है लॉजिस्टिक। कौन सा होता है? एक्सपेंडिंग या एक्सपोनेंशियल। कौन सा? एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी, हिंदी में बोलते हैं क्या? चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल। और दूसरा होता है लॉजिस्टिक। कौन सा होता है? लॉजिस्टिक कर्व, जिसका पूरा नाम क्या होता है? लॉजिस्टिक कर्व का पूरा नाम किसको पता है? पता है क्या? साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है उसके आगे, पर्ल, PERL। बोलो बोलो, पता है किसी को? पर्ल वर्लुएस्ट कर्व।
ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम है, पीवी शॉर्ट में पढ़ते हैं उसको, पीवी लॉजिस्टिकर ही बोलते हैं कई जगह, बट उसका पूरा नाम ये। आपको ये पता चल रहा है। अब मैं जब ग्रोथ मॉडल देखूंगा, क्या देखूंगा, ग्रोथ मॉडल, तो ग्रोथ मॉडल में मुझे मेन चीज क्या देखनी होती है, रिसोर्सेज। क्या देखना होता है, रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं यानी अनलिमिटेड हैं तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, कम है, या फिर लिमिटेड है, जितनी जरूरत है उतनी ही है, ठीक है, तो लिमिटेड है तो ग्रोथ कैसी, लॉजिस्टिक। कौन सी ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। और अगर अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहां पर दो पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होगा क्या, अरे होगा क्या, कंपटीशन नहीं होगा, नो कंपटीशन। वो किसके ऊपर आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर है, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म की थ्योरी पढ़ते हैं अपन इवोल्यूशन में, नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड है, वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। दो दो आपस में स्पीसीज के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, दो स्पीसीज के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, उस जगह पर मुझे अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी मैं उन ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ने से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि उन ग्रोथ मॉडल्स को मेनली कौन अफेक्ट करता है। तो उनको मेनली अफेक्ट करता है कौन, फूड अवेलेबिलिटी और स्पेस। यानी दो ऐसे फैक्टर होते हैं, दो ऐसे कारक होते हैं, खाद्य की उपलब्धता एवं आवास, जो वृद्धि मॉडल, ग्रोथ मॉडल होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या, यहीं पर लिख देता हूं साइड में, ठीक है, अफेक्ट द ग्रोथ मॉडल। ये दोनों फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं, मेनली ग्रोथ मॉडल्स को अफेक्ट करते हैं भाई। इसको तो करी करी रहे मत, ग्रोथ मॉडल भी प्रभावित होता है सबसे ज्यादा इनसे, ठीक है। अब ऐसा मत कहना सर इनसे नहीं होता, क्या होता है, इनसे भी है, बट मेनली किससे होता है, फूड अवेलेबिलिटी और स्पेस, ठीक है, नोट डाउन करो। पढ़े, हेडिंग लिखो ग्रोथ मॉडल्स। पहला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ठीक है। दूसरा, किसके ऊपर बेस्ड है ये, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण। तीसरा, नो कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज, ठीक है, प्रजातियों के बीच में, प्रजातियों के मध्य कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ठीक है, ये आपको पता चला। अब देखो यहां से
जब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कितने अनलिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ से एक कर्व बनता है। क्या बनता है? यहाँ से एक कर्व बनता है। उस कर्व को देखते हैं अपन कैसा कर्व बनता है। देखो इधर एन, इधर टाइम टी। ठीक है, दो चीज ली मैंने। अब इसका जो कर्व बनता है वो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, यानी कि ऐसा कर्व देखने को मिलता है। देखो भाई, एक्सपोनेंशियल जे शेप कर्व देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा कर्व देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अपन जे शेप कर्व। ठीक है, कैसा कर्व देखने को मिलता है? जे शेप कर्व। इसकी जो डेंसिटी इक्वेशन रहती है वो ये रहती है। क्या रहती है? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ई क्या है यहाँ पर? एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट, चर घातांक है ये। क्या है? एक्सपोनेंट है, चर घातांक है। डेंसिटी अपन देखें तो डेंसिटी क्या रहेगी? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। क्या रहेगी डेंसिटी? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। अब आर क्या होता है, एन क्या होता है, ये एन आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी। आर होता है नेचुरल इंट्रेंसिक रेट। क्या होती है? नेचुरल इंट्रेंसिक रेट। अरे पढ़ा है कुछ ऐसा? नेचुरल इंट्रेंसिक रेट। ये नोट करो। ये कौन सा हुआ? एक्सपोनेंशियल कर्व। कौन सा हुआ? एक्सपोनेंशियल कर्व। इनकी कंडीशन जरूर याद रखना है। रिसोर्सेज यहाँ पर अनलिमिटेड होते हैं, बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित होता है, और कंपटीशन स्पीसीज के बीच में नहीं होता। इक्वेशन क्या होती है? कर्व किस शेप का आता है? जे शेप कर्व आता है, और ये इसका डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब लिखो, लॉजिस्टिक कर्व ग्रोथ। ठीक है, तुम बोलते हैं इसको संभार। ये इसका पूरा नाम होता है भाई। कंडीशन क्या क्या है यहाँ पर? अरे कंडीशन क्या क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सीमित है भाई, और कंपटीशन होगा क्या? स्पीसीज के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। और किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन सर्वाइवल फिटेस्ट। सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये। किसके ऊपर बेस्ड है? सर्वाइवल फिटेस्ट। और फिटेस्ट कौन सी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसकी बात करता है ये? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी जो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगा उतना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उतना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी उतनी जनसंख्या रहेगी, और वो उसी प्रकार का नेचर को अडेप्शन देगा। ठीक, कौन सी फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसका जो कर्व आता है वो किस नेचर का आता है? सिग्मोइड। कैसा आता है? सिग्मोइड। सिग्मोइड यानी एस शेप कर्व। कैसा आता है भाई? एस शेप कर्व मेरे को यहां से देखने को मिलता है, एस शेप। ठीक है, कर्व बनाते हैं इसका।
ऐसा कर्व रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसा कर्व है ये। यहाँ पर क्या है, कौन कौन चीज लिए मैंने, वही अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम, ठीक है। यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी। नहीं, ये कौन सा पॉइंट होता है, एसिम्प्टोमेट पॉइंट होता है, कौन सा होता है, एसिम्प्टोटेट, ये पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें अलग अलग फेज होते हैं, ये कौन कौन से अलग अलग फेज होते हैं, इस फेज का नाम होता है लैग फेज, कौन सा होता है, लैग फेज। इसका नाम होता है एसिलरेटेड फेज, कौन सा होता है, एसिलरेटेड, ठीक है। इसका नाम होता है डी एसिलरेटेड, कौन सा फेज, डी एसिलरेटेड, ठीक है। मंदित, हम बोलते हैं इसको मंदित, और ये होता है त्वरित, त्वरित अवस्था, ठीक है। एस शेप कर्व आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये किस में मिल रहा है अपने को, तो किस में देखने को मिल रहा है, ये लॉजिस्टिक कर्व, किस में देखने को मिल रहा है, लॉजिस्टिक कर्व। इसकी जो डेंसिटी इक्वेशन आती है वो कैसी आती है, डी एन वाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई के। ये इसकी डेंसिटी इक्वेशन होती है क्या, अरे यही होती है, ये इसकी डेंसिटी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर के क्या है, आर क्या है, एन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कैरिंग कैपेसिटी है, क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता, आर नेचुरल इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, एन पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये सारी चीज तुमको यहाँ देखने को मिल रही। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन चीजों के हिसाब से मेरे फेज को मुझे देखना हो, अगर k ग्रेटर देन n है या k लेस देन n है और k बराबर n है, ये तीन कंडीशन यहाँ पर अराइज होती है इस कर्व में। आपको कर्व देख के बताना है कि कौन किससे ज्यादा होगा, बताओ भाई, कौन किससे ज्यादा है, k ग्रेटर देन n, पहली कंडीशन कौन सी है, k ग्रेटर देन n, k ज्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो एसिलरेटेड डीएसिलरेटेड एसिलरेटेड, कौन सा फेज आएगा, एसिलरेटेड। और इसके बाद डी एसिलेटेड, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डी एसिलरेटेड। और इस जगह पर जो फेज आता है उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेट, ठीक है। आर जो मैं आपको बता रहा हूं नेचुरल इंट्रेंसिक रेट, ये क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ। ये जो आर होता है, आर बराबर क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, आर। अब आपको पता है इस ग्राफ में देखो कि एक्सपोनेंशियल कंडीशन में या एसिलरेटेड कंडीशन में, अरे ये एसिलरेटेड दिख रहा है, एसिलरेटेड में नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है, क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है, डी एसिलरेटेड में कम। और एसिम्प्टोमेट कंडीशन पर जहां पर कैरिंग कैपेसिटी आ गई है मैक्सिमम, इस जगह पर ना बर्थ और ना डेथ दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, या बर्थ और डेथ हो रहे हैं तो नंबर्स में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं आर किसका ज्यादा होगा, तीनों में से आर किसका ज्यादा होगा, एसिलरेटेड का, किसका, एसिलरेटेड का। आर क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ। अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि मैंने परसेंटेज ए डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, वहां से किस ग्राफ का, तीन पिरामिड बताए थे, एक्सपेंडिंग, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग, किसका आर सबसे ज्यादा होगा, आर सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी बर्थ जहां पर सबसे ज्यादा हो रहे, एक्सपेंडिंग का, इसका, एक्सपेंडिंग का। अरे बात समझ में आ गई क्या, इसका एक्सपेंडिंग का, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ आ गया, कोई डाउट, अरे आ गया समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो।